दादा, मंचासीन समस्त साथी, मेरे सम्मुख बैठे मातृशक्ति, मेरे बंधुओं एवं पत्रकार साथियों, अभी मैडम ने बहुत अच्छी शुरुआत की कि वो अध्यापक हैं और अध्यापक होने के नाते बहुत देर तक बोल सकती हैं। बहुत अच्छा लगा सुन के कि जिस देश में महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया गया था, उस देश से एक महिला अध्यापक है और लोगों को संबोधित कर रही है और बहुत देर तक बोल सकती है। संयोग से मैं भी अध्यापक रहा और जिस समाज से आता हूँ वहाँ से अध्यापक होने का तो कोई, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जो सांस्कृतिक साम्राज्यवाद है, वो सांस्कृतिक साम्राज्यवाद लोगों को चिन्हित करता है, पहचानता है। उनके अनुसार एक ग्रंथ बना रखा है जिसका उपयोग संविधान से पहले, बाबा साहब अम्बेडकर के पहले, उसी से देश चल रहा था। आखिर संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? संविधान की जरूरत ही इसलिए पड़ी कि जो वो विधान था वो सर्वमान्य नहीं था। उसमें गैर बराबरी थी, ऊंच नीच था, छोटा बड़ा था और एक समूह के लोगों के पास सर्वाधिकार सुरक्षित था। और जब उसको पढ़ा जाए, उस समय के पूरे घटनाक्रम को, स्त्रियों के साथ उनका क्या विधान था, समाज के 85% लोगों के प्रति उनका क्या विधान था, कलेजा निकल आता है। अब ये किस पढ़ाई की बात कर रही हैं, किस पॉलिटिक्स की बात कर रही हूं मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने पढ़ाते समय अध्यापक होने के नाते देखा है कि आज भी लोगों में के मन में वही कुंठा है, वही विचार है। उसी को बदलने के लिए महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, पेरियार, ललाई सिंह, रामस्वरूप वर्मा और कालांतर में बहुत सारे लोग आए जिन्होंने समाज को बदलना चाहा। और यह एक ऐसी मांग उठी, बाबा साहब ने यह प्रोविजन किया संविधान में कि जो समाज में पिछड़े हुए लोग हैं उनकी पहचान की जाए और उन्हें अवसर दिया जाए। वो प्रक्रिया शुरू हुई, मंडल कमीशन आया, मंडल कमीशन में जातियां चिन्हित हुई। जैसा ये कह रही थी कि अलग अलग प्रदेशों में उसके कैटेगरी के, सब आप जानते हैं पढ़े लिखे लोग हैं, उसके आधार पर अलग अलग जातियों के लोग मंडल कमीशन में आए। फिर यही कांग्रेस, इसी देश की कांग्रेस जिसके खिलाफ आज के जो अपने को ओबीसी कहते हैं, उनके साथ कई समाचार चैनल नेहरू को चलाते हुए दिखाते हैं। अगर नेहरू न होते तो शायद ये देश की तस्वीर ये न होती। हम ऐसे हाल में बैठ करके इस तरह का मंथन न कर रहे होते। ये उसी समय की, उन्हीं के जमाने की, उन्हीं लोगों की देन है जो इस देश को समझ रहे थे, संविधान को समझ रहे थे। आज तो सबसे बड़ा हमला संविधान पर हो रहा है। आपने सुना था कभी कि संविधान जलाया गया? बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई थी, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन संविधान जलाने वाले लोग आज देश पर राज्य कर रहे हैं, हम उनको जला नहीं दे रहे हैं। यह हमारी कमजोरी है। ऐसे वक्त पर यह आयोजन, इससे मैं जुड़ा रहा हूं, कितना पलटी खाता रहा। और मेरे मन के भीतर भी एक ब्राह्मण बैठा होता है जिसको अभी ये कह रही थी, ये समाज आपको दिखाई नहीं देता, आपको महाविद्यालयों में दिखाई नहीं देता, आपको विश्वविद्यालयों में दिखाई नहीं देता, आपको सत्ता के सारे नियुक्ति के संस्थानों में दिखाई नहीं देता। कौन लोग बैठे हुए हैं? एक जाति के लोग बैठे हुए हैं। उनके खिलाफ मेरा गुस्सा नहीं है, उनकी विचारधारा के खिलाफ गुस्सा है। अभी आपने देखा कि इलाहाबाद के एक संस्थान में जो सारी परीक्षाएं पास करके ओबीसी के लोग गए हैं, उन्हें कोई बहुत विद्वान कवि हैं जिनको उसका डायरेक्टर बनाया गया है, उन्होंने तमाम जातियों को, बनियों को, बामनों को,
ठाकुरों को, इनको सबको तो भर्ती किया कायस्थों को, लेकिन ओबीसी के लिए एनएफएस कर दिया। क्या इतना नाकाबिल है ओबीसी? मैं ईमानदारी से आपसे कहता हूं कि धूप और बरसात में अगर ओबीसी से समाज के इस 15% को मुकाबला करना है तो खेतों में आए, राजस्थान के रेत में आए, जहां बाढ़ आती है बिहार में वहां आए, जरा 2 कदम तो चले, जरा उसकी तरह से 10 दिन तो बिता के देखे। आप कह रही हैं कि इस देश की महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया गया। कौन लोग थे जो नहीं पढ़ने दिए? ओबीसी थे। और जिस संसद में आप महिलाओं के आरक्षण की बात कर रही हैं, वो क्यों रुका हुआ है? वो इसलिए रुका हुआ है कि उसमें भी मांग हो रही है कि उसमें भी ओबीसी और दलित महिलाओं का स्थान और मुस्लिम महिलाओं का स्थान होना चाहिए। आपने देखा कि दलित और ओबीसी आगे बढ़ रहा है, तो आपने कहा कि 30-33% लाओ, हमारी महिलाओं को डाल दो इसमें। वो जो, क्षमा करिएगा, कि जो लोग खुद खारिज हो रहे हैं, वो अपनी महिलाओं को ले जाकर के वहां लगा देना चाहते हैं। ये साजिश, हमेशा आप साजिश क्यों करते हो? अरे एक बात तो ईमानदारी की बात करो भाई। अभी हम देखते हैं कि हमारे साथ छल होता है। जो लोग, मैं कॉलेजेस में देखा हूं, आए दिन इस तरह के केसेस अखबारों में छपते रहते हैं। ओबीसी नहीं है, एससी नहीं है, फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लिया, एससी हो गए, ओबीसी हो गए, पूरी नौकरी कर लिया, निकल गए, और पता चला कि वो जांच हो रही है, तो जांच करने वाले लोग कौन है? न्यायालय में अन्यथा नहीं लेना चाहिए, कौन लोग बैठे हैं? कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देंगे। बहुत लंबी बातचीत है, और इस लंबी बातचीत में मैं सारी बात कहूं, चित्रकार होने के नाते ये बहुत संभव नहीं है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि सब कुछ हमें दिखाई देता है अगर हमारी आंखें खुली हुई हो। तो मेरी 2-3 छोटी छोटी कविताएं मैं अपनी पढ़ दूं। मैं समझता हूं मेरी बात दादा पूरी हो जाएगी, क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत ही गीत और कविता से हुई है। तो मैं चाहूंगा एक छोटी सी कविता। आपने भेजा है शहंशाह जैसा, अहंकार का स्वरूप, अहंकारी व्यक्ति जिसके गुणधर्म स्वभाव में मनु के मनुस्मृति का चलन आ गया हो, मनु के मनुस्मृति का चलन आ गया हो, संविधान की जगह समकालीन सत्ता के अंग अंग में, और आज जनता भी अंधी हो गई है उसी रंग ढंग में, उसी रंग ढंग में। तो देखिए कि जो मौजूदा समय है वो आपको रंग करके, जो कला, जो संस्कृति, जो नृत्य, जो संगीत बहुजनों का एक तरह से उनका संसाधन था, धन था, वो सब चीजें सड़कों पर ला दी गई हैं, उन्हें सड़क पर ला दिया गया है। कोई प्लानिंग नहीं है, केवल एक ही प्लानिंग है कि किस तरह पूरा देश, जो देश के बैठे हुए शीर्षस्थ पदों पर हैं, वो अपने ही प्रदेश के अपने स्वजातीय धन पशुओं को सौंप दें। यही कुल आज की नीति है। इसलिए बहुत जरूरी है कि राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी पंचायत होनी चाहिए। जैसे किसानों ने इनको परास्त करके इस पर ला दिया कि उनको आकर के अपना ही काला कानून वापस लेना पड़ा, वैसे ही इनके हाथ से संविधान खींचना होगा, संविधान को की रक्षा करनी होगी, तब जाकर के आप बचेंगे। और मैं आपके साथ हूं। मेरी बात आपने इतनी सुनी, मैं तो सोच रहा था कि क्या बोलूंगा, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं अपनी बात खत्म करता हूं। इसका एक अनुशासन भी है, और बहुत सारे वक्ता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाजवाद, जय बहुजन, जय हमारे चलित चिंतक विचारक, सबका बहुत जोर से आप जय बोलिए, और उनको जब भी हम सत्ता में आएंगे पाठ्यक्रम में लाएंगे। ओके।